जय हिंद साथियों। पिछली क्लास हमने जाना था कि राजनीतिक यानी कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां आया था और किस प्रकार से समझ पा रहे थे। तो आज इसी चुनौतियों को आगे बढ़ते हुए आगे कुछ समझते हुए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आज़ादी यानी कि आज़ाद जब हिंदुस्तान हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों को आगे क्या रुख अपनाया और इसके साथ साथ संविधान में तय किए गए ऐसे विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहां तक सफल हुए। आने की बात करें कि संविधान जब हमारा निर्मित हुआ था तो संविधान निर्मित के क्रम में बहुत सारे ऐसे चुनौतियां था, यानी ऐसे क्रम थे, ऐसे बात थे जिनको हमें हासिल करना बहुत ज़्यादा ऐसे एक मुद्दा बन चुका था। और किस प्रकार से कहां तक हमारे देश उन चुनौतियों का सामना करते हुए कहां तक हमारा संविधान के द्वारा लिखी गई उन सारे चीज़ों के बारे में, उन सारी चीज़ों को हासिल करने में सफलता मिली है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। बोला कि इस किताब यानी इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों का ऐसे खंगालेंगे और खंगालने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ बोला है कि इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की ऐसे भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, और ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने में के काबिल हो सके। यानी कहने का मतलब यदि आप इसको पूरी तरीके से किताब को ध्यानपूर्वक और बड़ी तरीके से पढ़िएगा तो इन सारे सवालों का उत्तर खुद से करने की काबिलियत आप में आएगी। शुरुआत में 3 अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर के 3 चुनौतियां जो जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद किस प्रकार से शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया है। आने के अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में हम लोग ये वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जो 3 चुनौतियां जो आई थी वो किस प्रकार से हम लोग सामना किए और इनका किस प्रकार से हम लोग अभी तक चल पा रहे हैं, हमारा देश कैसे बन पाया, हम समृद्ध कैसे हो पाया, हमारा देश आगे कैसे बढ़ पाया। इन सारे चुनौतियों के बारे में हम लोग अगले 3 अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौती थी। ये तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करना सबसे मुख्य चुनौती था। दूसरा चुनौती लोगों को एकत्रित करना यानी कि राष्ट्र को एक बनाना था, यानी कि बोलते रहे अखंड बनाना था। और तीसरा चुनौती था कि उन सारे लोगों को जो असमृद्ध हैं यानी गरीब तबके में जो लोग हैं उन लोगों को भी समृद्ध बनाना था। तो वैसे ही चुनौतियों का सामना कैसे किया। बोला कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारा जो निर्माण यानी कि राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी वो सबसे प्रमुख थी। इससे पहले अध्याय में हम इसी चुनौती के अध्ययन करेंगे और शुरुआत के इन घटनाओं की चर्चा की जाएगी और इन्होंने आज़ादी के एक ऐसे संदर्भ प्रदान किया। बोला है कि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्र एकता और सुरक्षा के सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। यानी कैसे कहते हमारा जो राष्ट्र का निर्माण जो हुआ, राष्ट्र को एकजुट बनाने के लिए या फिर राष्ट्र को एक बनाने के लिए ये हमारा सवाल क्यों उठा। बोले कि इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह के समझ से साझी इतिहास तथा साझी नियति में ऐसे फलक पर गढ़ा। अब इसी प्रकार से बोलेंगे अगले 2 अध्याय में हम यही सब जानेंगे कि लोकतंत्र कायम करने और ऐसे बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों का विचार करेंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग का जो है ना आगे जैसे हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 2, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा संविधान बनने के बाद तुरंत हमारा संविधान बनने के साथ साथ क्या हुआ कि इलेक्शन भी हुआ, यानी कि इलेक्शन किस प्रकार से हुआ, कौन से पार्टियां हमेशा जीतती रही, कौन से पार्टियां का प्रभुत्व ज्यादा रहा, वो सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्र को एकजुट कैसे किया गया, राष्ट्र का निर्माण कैसे किया गया। चले यहाँ प्रदर्शित ये वाला ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा डाक टिकट है। और डाक टिकट हमारे आप लोग भी जानते होंगे कि जब भी कोई हमारा पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर को या फिर कोई चीज को पोस्ट किया जाता है तो इन सारे डाक टिकटों का उपयोग किया जाता है। इन डाक टिकटों का मूल्य सभी का अलग अलग होता है। यानी यदि बात करें तो इन डाक टिकट का प्रदर्शित किया गया टिकट का प्रारंभ जो हुआ है 26 जनवरी 1950 के अवसर पर ही ये जारी किए गए थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इन सारे डाक टिकटों का मूल्य अलग अलग होता है। ये सभी डाक टिकट का मूल्य एक समान नहीं होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे विभाजन या फिर विस्थापन या फिर पुनर्वास। सबसे मुख्य बात हो गई थी यहाँ पे कि विभाजन तो हो गया, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उसके साथ ही साथ हमारा देश विभाजित हुआ था। आप लोग पहले वाले पार्ट्स में, हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा देश आजादी के साथ साथ विभाजन भी हुआ। तो विभाजन जब हुआ उस प्रकार से कैसे हम लोग उसे विभाजित होने के बाद भी हम लोग कैसे एकजुट रहे, या फिर इसके बाद हम लोग का क्या उलटफेर हुआ, कहाँ कौन सा चला गया, कौन से रह गए। यानी बात करें हमारा जो भारत को इस प्रकार से तोड़ दिया गया दो हिस्सा में, आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा दो हिस्सा नहीं बल्कि 3 हिस्सा हुआ था। लेकिन उस समय बात करें उस समय की, तो उस समय 2 हिस्से ही हुए थे। अगली बात करें, ये हिंदुस्तान हो गया था और इधर से पाकिस्तान, ये 2 हिस्से में टूटा हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाना गया था। लेकिन ये धीरे धीरे कालांतर में ये बांग्लादेश के नाम से जाना गया है ना, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में जाना गया। तो याद रखेंगे कि 14 से 15 अगस्त 1947, याद रखेंगे 14 अगस्त के रात को और 15 अगस्त के शुरुआत, मतलब पूरी तरीके से रात है और सुबह के मध्य में, यानी मध्य रात्रि में ये कांड हुआ है। इसीलिए हम लोग इसे मध्य रात्रि के इसी में ये जो भी कुछ हुआ है, यानी विभाजन हुआ है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग का आजादी का दिन माना जाता है, ठीक है ना। अब इसी के क्रम में यदि थोड़ा सा और जानकारी देखें तो ये हमारा जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का आजादी कब हुआ, तो इसे हम लोग कहेंगे 14 अगस्त को, ठीक है ना, और हम लोग का आजादी कब 15 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, यानी 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ। ऐसे विभाजन के कारण हुआ और इसका कारण यानी कि ये 2 राष्ट्र का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि ये विभाजन हो गया था, यानी भारत के टुकड़े हुए थे। और इसी प्रकार से ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा गया है, यानी कि इसे 2 टुकड़े में बांट दिए गए। और इससे अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है। बोला है कि इसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप दोनों देश के भूभाग की रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। यानी बात करें कि एक विदेश के रहने वाले और विदेश के रहने वाले हमारे देश में ही एक सीमा रेखा खींच के चले गए, जिसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग समझेंगे कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी। आप लोग याद रखेंगे कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने क्या ना, सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र निर्माण की अलग राष्ट्र की बात की गई थी, यानी कि अलग राष्ट्र की जो मांग रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहले, यानी कि अहम भूमिका रही थी उसमें। तो इसे क्या है, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि इस सिद्धांत के, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करें, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। और इस सिद्धांत के अनुसार से भारत किसी एक कौम की नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। यानी कि उस समय हमारा जो देश था वो 2 जैसे कौम का देश था, यानी कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की, यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी, यानी कि एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी थी। यानी कि यहाँ पे जो रह रहे थे पहले हिंदुस्तान में, यानी भारत में, वो सारे दोनों के दोनों कौम के लोग रह रहे थे। और इसी के क्रम में द्विराष्ट्र सिद्धांत लागू किया गया और उसने क्या करा, एक नए राष्ट्र का निर्माण करने की बात कर गई और उन राष्ट्र का नाम क्या रखा गया, पाकिस्तान रखा गया। अब ये थोड़ा सा इन लोगों का बात करें तो ये पाकिस्तान का नाम का भी, ये नाम क्यों पड़ा है इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। अभी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी कहानियां हुई है। आगे बढ़ेंगे कि कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग की विरोध किया। यानी कांग्रेस जो सरकार थे, कांग्रेस उसमें वैसे अस्तित्व में थे लेकिन सरकार नहीं थी उनकी, लेकिन क्या करें, उन्होंने क्या करा, इन द्विराष्ट्र सिद्धांत को उन्होंने मतलब बहुत जोर से विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बाद भी बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा था। ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों का जोर रहा। नतीजतन
की मांग मान ली गई। अब देखिए क्या है ना कि लगातार जब मांग एक प्रकार का मांग लगातार चालू रहे, लगातार जारी रहे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से उन्हें मानना यानी स्वीकार करना पड़ता है। और इनका भी कारण ये बना कि हर एक जगह पे दंगे फसाद होने शुरू हो गए थे। यानी कि जब कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं लागू किए जाएंगे, तो कोलकाता में बहुत बड़ा भीषण दंगे फसाद हुए, जम्मू में दंगे फसाद हुए, यानी दिल्ली में दंगे फसाद हुए, यानी कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहां पे दंगे फसाद नहीं हो रहे थे। अब इस वजह से क्या करा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान लिया गया और उस कारण ही यहाँ पाकिस्तान का निर्माण भी हो गया।